नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। हम सब जानते हैं कि 2016 से ईरान और सऊदी अरेबिया में काफी गहरी दुश्मनी है और दुश्मनी की वजह है दोनों का अलग अलग तरह के इस्लाम और फिरके जो है तो अलग तरह के हैं, और इसी को लेकर काफी लंबे समय से ईरान और सऊदी अरेबिया में आपस में नहीं बनती है। यहाँ तक कि दोनों ही देशों ने अपने अपने देशों से दूतावास भी एक दूसरे के यहाँ बंद कर दी है। संबंध काफी खराब है। अब सऊदी और ईरान के बीच में संबंध ठीक होते जा रहे हैं और इसमें जो मीडिएशन किया है वो चाइना ने किया है। और इस पूरे बदलाव से भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है, इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं आप सबके जाने पहचाने डॉक्टर मुक्तेदर खान। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर खान। थैंक यू वेरी मच अंबर्स, मुझे बुलाने का आपके शो पर। और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कारम और मुबारकबादी। भाई, इंडिया हैज क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप। Yes, congratulations. So that is good news. डॉक्टर खान, मेरा सवाल सबसे पहला तो यही है कि जो सऊदी और ईरान के बीच में अब रिश्ते बेहतर हुए हैं, जो एक समझौता हुआ है, आखिर क्या समझौता है? मैं यहीं से शुरुआत करना चाहती हूँ। देखिए, अगर आप इस डील को खाली व्हाट हैज बीन अग्रीड अपॉन देखें तो इट्स नॉट रियली ए वेरी बिग डील। इट्स लाइक सेइंग आप नेगेटिव से जीरो में आ गए। बट अगर एक्सपेक्ट करें कि दिस कैन गो फॉरवर्ड, देन उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी हैं और ट्रांसफॉर्मेटिव, यानी जो स्ट्रक्चर ऑफ जियोपॉलिटिक्स है मिडल ईस्ट का और दुनिया का, दोनों बदलने का वो पोटेंशियल रखता है। तो लोग समझ रहे हैं कि अरे ईरान और सऊदी अरब के बीच में जो इख्तलाफात थे, जो दे नियरली फॉट अ वॉर की बात आ गई ना। तो यमन में जो जंग हो रही थी, इट वाज मोर लाइक ए प्रॉक्सी वॉर बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया। तो ये समझना कि ये डील की वजह से वो सब खत्म हो गए हैं इज ए बिट टू मच। तो ये हुआ है कि बोथ कंट्रीज हैव अग्रीड टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस, यानी 2 महीने के अंदर वो एम्बेसडर्स एक्सचेंज कर लेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि वो एक दूसरे की टेरिटोरियल सॉवरेंटी को रेस्पेक्ट करेंगे और एक दूसरे के इंटरनल मामलात में दखल नहीं देंगे। तो ईरान जो है सो पिछले 5-6 साल में अपने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करके इराक में, लेबनान में, सीरिया में, यमन में काफ़ी सऊदी इंटरेस्ट को हार्म पहुंचाई है और डायरेक्टली भी अटैक किया है एक दो बार रिफाइनरीज पर मिसाइल्स और ड्रोन्स के साथ ईरान। और ईरान की जो हूती प्रॉक्सी है यमन में, उन्होंने कई बार अक्रॉस द बॉर्डर सऊदी अरेबिया पे हमला किया। तो दे हैव अग्रीड कि इस तरह के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमले खत्म हो जाएंगे। सो नाउ इट डिपेंड्स कि देखिए, सऊदी डरा हुआ है ईरान से, ईरान के पोटेंशियल से, क्योंकि सऊदी अरेबिया 20% शिया है। ये लोग ज़्यादा भूल जाते हैं कि 20% ऑफ द शिया पॉपुलेशन, यानी इंडिया में उतने मुसलमान नहीं है जितने सऊदी अरेबिया में शिया हैं। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट अ बिग माइनॉरिटी इट इज़। और उसको दबा के रखी है सऊदी अरेबिया। मतलब 1990s तक तो उनके गाँव में बिजली भी नहीं आई थी, इतना उनको मार्जिनलाइज किया हुआ था। फिर आपको याद होगा कि हज के एक एपिसोड में द शिया कम्युनिटी ट्राई टू टेक ओवर वायलेंटली। तो उसके बाद से दे हैव बीन गेटिंग लॉट ऑफ बेनिफिट्स वगैरह। यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में कई सऊदी शिया स्टूडेंट्स फुल स्कॉलरशिप पे आके पढ़ते हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट हंड्रेड्स ऑफ देम। तो द सऊदी इज इन्वेस्टिंग इन द शिया कम्युनिटी ऑल्सो। तो उस वजह से सऊदी अरब बहुत डरता है कि ईरान से कि वो डोमेस्टिकली भी गड़बड़ कर सकता है और एक्सटर्नली तो थ्रेटन कर ही रहा है। तो मुझे लगता है कि 1-2 साल तक अगर ईरान कुछ नहीं करता तो मेरे ख्याल से यू कैन एक्सपेक्ट कि सऊदी अरेबिया विल फील कॉन्फिडेंट टू मूव बियॉन्ड दिस स्टेप, इससे आगे, खासतौर से अगर यमन की जंग में कोऑपरेट होता है, सीरिया में कोऑपरेट करता है ईरान। लेकिन इसके जो बियॉन्ड दैट पोटेंशियल तो बहुत है। मतलब इट इज़ इन ए वे यूएस का जो साया है, यूएस के जो फुटप्रिंट है मिडल ईस्ट में, वो कम होते जा रहा है, चाइना का बढ़ते जा रहा है। आपको याद होगा चंद हफ्ते पहले शी जिनपिंग सऊदी अरेबिया में गए और उनका इस्तकबालिया इतना ज़बरदस्त हुआ था जैसा ट्रंप का हुआ था।
उसी तरह वेरी सिमिलर मॉडल था, लेकिन बाइडेन डिड नॉट गेट द सेम फैनफेयर जो जी जिनपिंग को मिला। और जेन्युइनली सऊदी अरेबिया अब चाइना के काफ़ी करीब आ गया है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। सऊदी अरेबिया और चाइना का ट्रेड अब सऊदी अरेबिया और ईरान से ज़्यादा है। एंड इफ यू लुक एट इकोनॉमिक टाइज, सऊदी अरेबिया और यूएस के बीच में बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, वेरएज विद चाइना इट इज इंक्रीजिंग। वो एक दूसरे के मुल्कों में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज होती है, अगर आप किसी कंट्री में लिटरली बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्टेक होल्डर बन जाते हैं ना आप उस कंट्री की स्टेबिलिटी में, उस कंट्री की ग्रोथ में। सो दीज थिंग्स आर चेंजिंग इन ए वेरी बिग वे। तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा है कि मिडल ईस्ट को भी ट्रांसफॉर्म कर देगा। और ईरान को मिसाल के तौर पे देखिए, अमेरिका ईरान को कोने में ढकेलने की कोशिश कर रहा था, उसको पराया स्टेट। इंडिया को भी रोक दिया था ईरान से ट्रेड करने के लिए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि चाइना, रशिया, सऊदी अरब जिस तरह से आगे बढ़ के ईरान को एम्ब्रेस कर रहे हैं, रशिया हथियार खरीद रहा है, फाइटर जेट्स बेच रहा है ईरान को, चाइना इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग एज वेल एज ट्रेडिंग। तो उससे ये हो गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो एफर्ट है चाइना की इकोनॉमी को, ईरान की इकोनॉमी को दबाकर उनको सैंक्शंस करने की, वो उसमें वो फेल होते जा रहे हैं। हो सकता है कि इट माइट इवन टेम्प्ट सम यूरोपियन कंट्रीज टू रिन्यू रिलेशंस ईरान के साथ। तो इन दैट सेंस ये ग्लोबल इम्पैक्ट हो रहा है कि अमेरिका का जो हेजिमोनिक इन्फ्लुएंस है दुनिया पर, उसको कम कर रहे हैं। देखिए, जयशंकर साहब को आप सुन सकते हैं, इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो बार बार कहते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड, मल्टीपोलर वर्ल्ड। ये जो वर्ड मल्टीपोलर है, इट इज ए कोड फॉर ए वर्ल्ड विथ लेस अमेरिकन इन्फ्लुएंस। अगर आप इसको यूनिपोलर कहे तो देन यू से ओके अमेरिका इज द ग्लोबल बॉस। द मोमेंट यू से मल्टीपोलर, yes, you are saying that other players are important, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका इज नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर। तो ये जो मूव हुआ है, दिस मूव्स द वर्ल्ड मोर टुवर्ड्स द मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो यहाँ पे डॉक्टर खान, मेरा एक सवाल ये है, जैसे कि आपने खुद बताया कि इस सारे उसमें जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस है हम ग्लोबली देख रहे हैं वो कम होता जा रहा है। अगर हम सऊदी और ईरान की जो अभी ये समझौता है, इस पे अगर हम बात करें तो ये जानना अहम हो जाता है कि खाड़ी देशों में भारत के हितों की बात करें और अमेरिका का जो घटता हुआ इन्फ्लुएंस है और चीन का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस, ऐसे इन सब के बीच भारत को लेकर अगर बात की जाए तो भारत को लेकर क्या बदलाव हो सकता है या भारत पर किस तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं? देखिए, अगर आप देखें, 3 मेजर चेंजेस हुए हैं इंडिया के मिडल ईस्ट के साथ ताल्लुकात। एक ये है कि इंडिया शुरू से वाज हाईली रेस्पेक्टेड इन द मिडल ईस्ट, इसको हमने रिकग्नाइज नहीं किया। इंडिया की बहुत इज्जत है इजिप्ट में, मोरक्को में, द अरब वर्ल्ड में। आप कहें हम हिंदुस्तान से हैं, पीपल रियली रेस्पेक्ट यू अ लॉट। तो वो तो शुरू से था, लेकिन इन द लास्ट फ्यू इयर्स, खास तौर से जो करंट गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की, दे हैव मेड ए कॉन्शियस एफर्ट टू अलाइन विद बोथ अरब्स एंड इजराइल। तो इजराइल के साथ ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हुए, विच ऑल्सो प्रूव्ड, क्योंकि कहते हैं कि ऑन मेनी ओकेजन्स इजराइल हैज़ रियली डिलीवर्ड। जब पाकिस्तान से वो खुफिया जंग हुई थी तो सबसे ज़्यादा मदद इंडिया को इजराइल से मिली थी। और फिर इंडिया का जो इकोनॉमिक स्टेटस जो बढ़ रहा है ना, द साइज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, उससे इंडिया का काफ़ी इकोनॉमिक क्लाउड बढ़ गया, इंडिया का इकोनॉमिक पावर बढ़ गया है। इंडिया का सॉफ्ट पावर तो वैसे ही था। अगर किसी बॉलीवुड फिल्म को वहाँ जाके देखें, आप इंग्लिश अखबार निकाल के देख लें, गल्फ के पूरे पहले पेज के अलावा 3 पेज तो बॉलीवुड, फिर 2 पेज क्रिकेट होती है वहाँ पे, उसके बाद अखबार खत्म हो जाता है। सो दैट इज ऑल, दे आर जस्ट कंज्यूमिंग इंडियन कल्चर एज न्यूज़। तो इंडिया का तो वैसे ही इन्फ्लुएंस तो बहुत था, बट उसके बाद से व्हाट हैज हैपेंड इज कि इंडिया जब उनके साथ एनर्जी जो खरीदने लगा है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ ट्रेड, फिर वहाँ पे मिलियंस ऑफ इंडियंस काम करते हैं, तकरीबन 85 लाख इंडियंस काम करते हैं गल्फ में, 1/3 से ज़्यादा या उस इंडिया को रेमिटेंसेस वहाँ से आते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स
रेमिटेंसेस आते हैं, तो इंडिया के इकोनॉमिक टाइज वगैरह बढ़ गया और इंडिया का रेस्पेक्ट भी बढ़ गया, एंड दे आर सीइंग इंडिया एज एन इन्वेस्टमेंट। तो ये दूसरी चीज़ ये हुई है। तो इसराइल के साथ स्ट्रेटेजिक और टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप, मिडल ईस्ट के साथ, द रेस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स। और जो तीसरी चीज़ ये हुई है कि ये जो नया I2U2 जो शुरू किया है, इट्स लाइक उसको समझे, इट इज़ लाइक द मिडल ईस्ट का क्वाड समझ लें आप उसको। तो उसमें इसराइल और इंडिया आर द टू आईज, यूएसए एंड यूएई आर द टू यूज। तो ये एक डेवलपमेंट है, एक पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विच कुड बिकम लाइक मिलिट्री अलायंस। जैसा कि क्वाड है वैसा I2U2 थोड़ा इट इज बिहाइंड, बट इट हैज द सेम पोटेंशियल टू बिकम लाइक द क्वाड। फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स वगैरह बढ़ सकती हैं उससे। उससे ये हो गया है कि इंडिया नाउ हैज ए वेरी स्पेशल रिलेशनशिप विद यूएई। यूएई टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर्स में से है। ये रशिया से तेल खरीदने से पहले आई थिंक इंडिया वाज बाइंग फ्रॉम इराक, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। मतलब इट्स लाइक अनदर एक्सटेंडेड सिटी इंडिया का, दुबई ना, हर चीज़ शॉपिंग क्रिकेट वगैरह सब वहीं होती है। सानिया मिर्जा वहाँ पे रहती है शायद, पीपल एक्चुअली लिव देयर। सो द थिंग इज के ये जो यूएई के साथ पार्टनरशिप बढ़ रही है, तो इट शोज के इंडिया हैज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी उनको मुझे लगता है कि दे हैव गॉट स्पेशल प्लेसेस। इजिप्ट के साथ जो ताल्लुकात बढ़े हैं, अभी इजिप्ट के प्रेसिडेंट वाज द चीफ गेस्ट ऑन जनवरी 26 इंडिया में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में। तो इजिप्ट के साथ भी ताल्लुकात, इजिप्ट इज अ वेरी नेचुरल एलाई। इजिप्ट में जितनी इंडिया के लिए मैं इज्जत तो है ही, लेकिन मोहब्बत भी है। पीपल हु नेवर कम टू इंडिया लव इंडिया। मैं एक जगह अल अज़हर यूनिवर्सिटी जो मशहूर है, उस अल जी। अज़हर यूनिवर्सिटी में मैं कई लेक्चर्स दिया हूँ। तो एक बार एक लेक्चर दे रहा था मैं उनके शरिया कॉलेज में, तो वहाँ पे इजिप्शियन लड़कियां मुझसे उर्दू में बात करना शुरू कर दी। तो मैंने उनसे पूछा कि तुमने उर्दू कहाँ से सीखी, तो पता चला कि इंडियन एम्बेसी के पास वो जाते हैं और उर्दू सीखते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई थिंक द रीज़न इज पार्टली बॉलीवुड, बट वहाँ पर कई इंडियन स्टूडेंट्स भी है जो पीएचडी कर रहे हैं लिटरेचर कल्चर में। सो इंडिया हैज़ अ पोटेंशियल टू बी वेरी क्लोज टू दीज कंट्रीज। तो रिलेशनशिप तो है, लेकिन इट इज़ अ सरप्राइज कि ये जो डील चाइना ने ऑर्गेनाइज की है, और तो फाइनल पुश वो खत्म हो गए थे। नेगोशिएशन जो इराक में शुरू हुए थे वो अगस्त से बिल्कुल ही ठप गए थे। तो चाइना वाज एबल टू आई थिंक पुट प्रेशर ऑन ईरान, खासतौर से जी जिनपिंग की जो सऊदी अरेबिया की ट्रिप हुई उसके बाद, टू गो। मुझे लगता है कि एमबीएस में हैव सेड कि भाई आप ईरान पे थोड़ा try to slow down Iran's opposition. So the fact that China is able to इतना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहा है, दैट शुड बी सोर्स ऑफ कंसर्न। अमेरिका के लिए तो है ही, यहाँ पे तो काफी धूम हो रही है अब, स्पेशली थिंक टैंक सर्कल्स और पॉलिसी सर्कल्स में जो डिस्कशन है, दे आर वेरी वरीड अबाउट दिस। बट आई थिंक दिल्ली में भी होना चाहिए थोड़ी परेशानी इसके जी, लिए। अब मेरा सवाल यही है डॉक्टर खान आपसे कि हमने देखा कि इस पूरे समझौते में चाइना की जो भूमिका है, उसको लेकर भारत को किस तरह के कंसर्न्स हो सकते हैं या रखने चाहिए, जो सवाल आपने भी अभी किया है? देखिए, हेनरी किसिंजर एक बहुत फेमस यहाँ पे पर्सन है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके निक्सन के दौरान में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी थे, और ही इज कंसिडर्ड एज ए चाइना एक्सपर्ट। तो उन्होंने एक बहुत मशहूर बात की थी कि दैट इफ यू ट्रीट चाइना एज योर एनिमी, चाइना विल बिकम योर एनिमी। तो उनका कहना था कि चाइना को ऐसा ट्रीट करो कि एज ए फ्रेंड एंड इट विल रिमेन योर फ्रेंड। देखिए, चाइना और जो वेस्ट की सोच है उनकी टाइमलाइन में बहुत फर्क है। मिसाल देता हूँ, हमारे जो कांग्रेस की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो 2 साल का टर्म है। अब तो ये हाल हो गया कि कैंपेनिंग रुकती ही नहीं है, फंड रेजिंग तो 24 आवर्स चलती रहती है 2 साल। तो ये व्हेन विल दे एग्जीक्यूट व्हाट दे प्रॉमिस, बिकॉज दे आर ऑलवेज कैंपेनिंग, हमेशा कैंपेन पे है। और जो प्रेसिडेंट है उसको 4 या 8 साल मिलते हैं। तो होराइजन जो उनके हैं, सेनेटर्स के हैं, 2 to 8 ईयर्स की थिंकिंग होराइजन है स्ट्रेटेजिकली। अब देखें, जी जिनपिंग इज नाउ प्रेसिडेंट फॉर लाइफ, तो वो 30-40 ईयर्स का सोच सकता है, राइट, 20-30 ईयर्स। आई डोंट नो हाउ मच ही एक्सपेक्ट्स टू लिव, बट चाइनीज strategic thinking is
ऐसा सेंचुरीज तक सोचते हैं वो, आइंदा 50 साल में क्या होगा, आइंदा 100 साल में क्या होगा. सो दे आर नॉट इन ए रश टू डू एनीथिंग बिग. वो चाहते जरूर हैं कि अल्टीमेटली चाइना दुनिया पे डोमिनेट करे, बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री. वो समझते हैं कि मतलब उनकी जो मिथोलॉजी है उसमें चाइना इज द कोर ऑफ द यूनिवर्स वगैरह वगैरह. तो लेकिन द वेस्ट इज थिंकिंग कि चाइना इज गोइंग टू मूव टुमारो या डे आफ्टर टुमारो. तो उसमें मेरे ख्याल से मिस स्टेप आ सकती है इन द वे दे आर रशिंग. तो इंडिया का भी जो हाल है, इंडिया हैज टू फिगर इट आउट कि ये जो 2-3 एपिसोड्स हुए हैं गलवान के और अरुणाचल में, क्या इनको लेकर हम चाइना से परमानेंट दुश्मनी कर लें और इन इस दुश्मनी के बेसिस पे हम वेस्ट के मतलब बेसिकली पिट्ठू बन जाए. बिकॉज वी आर नॉट नेवर गोइंग टू बी ट्रीटेड इक्वली. ये बात मेरी आप लिख के रख लें. यू विल ऑलवेज प्लेस सेकंड फिडल टू वेस्टर्न एलाइज. और बहुत रेसिज्म भी है वेस्ट में, तो वो रेसिज्म के भी आप शिकार बनेंगे. फॉरेन पॉलिसी में भी उसका असर होता. अगर प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन हो, प्रेसिडेंट भी यूएस के अगर इंडियन हो जाएं, तो भी यू विल हैव द सेम प्रॉब्लम दैट यू आर हैविंग. ऋषि सुनाक ने ऐसी कोई बड़ी कमाला नहीं किया उन्होंने, राइट. यू कैन सी दैट. सो द थिंग इज के इंडिया हैज टू रियलाइज कि ये चाइना हमारा नेबर है. एंड आई एम फॉर वेरी स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ इंडिया चाइना हैविंग द सेम. अगर सऊदी अरब ईरान अगर दोस्ती कर सकते हैं तो इंडिया चाइना क्यों नहीं कर सकते. इंडिया का इतना इन्फ्लुएंस है चाइना में, राइट. इंडिया वो बुद्धिस्ट है, उनके वैल्यूज वो हमारे मुल्क में पैदा हुए थे वो इंडिया में, उनके देयर वैल्यूज वेर बोर्न हियर. सो वी हैव टू से कि व्हाई आर दिस डिफरेंसेस. बिकॉज एक बहुत ही मेरे ख्याल से ये जयशंकर साहब ने भी कहा था, लेकिन दिस इज द अंडरस्टैंडिंग के द ओनली वे the 20th century 22nd century can be the Asian century अगर इंडिया चाइना कोऑपरेट करते हैं. एंड नॉट जस्ट ऑन ट्रेड. मतलब ट्रेड तो तकरीबन 120-125 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है. चाइना कहती है 125, इंडिया कहती है 115. लेकिन जियोपॉलिटिकली, कल्चरली, और उस वजह से ये जो SCO है और जिसकी इंडिया प्रेसिडेंसी इस वक्त होस्ट कर रहा है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज क्रिटिकल. देखिए उसमें ईरान भी है अब. सो SCO इज द पाथवे वेयर इंडिया शुड पे. मेरी एडवाइस ये है कि SCO इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वाड. अच्छा डॉक्टर खान, एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर ये करना चाहती हूँ कि हम सब जानते हैं चाइना और सॉरी हम सऊदी की बात करें या फिर ईरान की बात करें, तो भारत या चाइना की बात करें, तो दोनों के लिए एनर्जी की जो हम बात कर रहे थे, जो खरीदता है, चाइना भी उनके लिए उतना ही बड़ा मार्केट है और भारत भी उतना ही बड़ा मार्केट है. ऐसे में अगर यहाँ पर हम और भी स्ट्रेटेजिक अफेयर्स की या फिर उनकी बात करें, रिलेशंस की, तो उस हिसाब से अगर भारत को देखें तो भारत वैसे भी इन दोनों ही देशों के साथ अच्छे रिश्ते रखता आया है, एक बैलेंस बनाकर हमेशा रखा है भारत को, और दोनों ही देश भारत को एक अपना दोस्त बोलते हैं. ऐसे में क्या चुनौतियां भारत के सामने आगे खड़ी हो सकती हैं इस पूरी इक्वेशन चेंज होने के बाद? मैं आपको एक मजे का बात सुनाता हूँ. एक बार मैं एक दोहा में खतरी फॉरेन मिनिस्टर के साथ आई वाज हैविंग चाय, और 2-3 अमेरिकन भी थे. रिचर्ड होलब्रुक, एम्बेसडर होलब्रुक भी थे, जिनका इंतकाल हो गया, द मैन हु मेड पीस इन बॉस्निया. तो वो कह रहे थे, वो ईरान जाकर आए थे रिसेंटली. तो ही सेड कि जब वो कह रहे थे अपनी पोजीशन ईरान को, तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मुस्कुरा के कह रहे थे, अब बताएं आपकी पोजीशन क्या है. He said, when he said that 2 बार मुझे समझ में नहीं आया, फिर मुझे समझ में आया कि he assumed कि हम we are parroting what Americans told us to say. तो वो कतर पे भरोसा ही नहीं रख रहे थे. The Iranians were simply assuming कि officially जो भी बात कतर कर रहा है, that is being dictated by Americans, and off the record they wanted to know कि कतर की कोई independent position है या नहीं. So when Iranians are dealing with कतर, उनके पीछे उनको अमेरिका नजर आ रहा है. अब ये हो गया क्वाड के वजह से कि आई थिंक मेनी कंट्रीज नाउ डील विद इंडिया, दे आर सीइंग द शैडो ऑफ अमेरिका बिहाइंड इंडिया. ठीक है, ये क्वाड में भी घुस रहे हैं, बड़े G20 हो रहे हैं. इंडिया इज
जितना मौका मिल रहा है इंडिया दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई हमारी बहुत ज़्यादा दोस्ती है अमेरिका के साथ। तो फॉर एग्जांपल अगर आप बाली की G20 को देखें, बाली में 3 साढ़े 3 घंटे की मीटिंग हुई बाइडेन और शी जिनपिंग की, वन ऑन वन। मोदी और बाइडेन की कोई मीटिंग नहीं हुई बाली में। खाली वो जो फोटो ऑप के वक्त जो मुलाकात हुई और 2 3 बार when they were in the same room, मोदी went and hugged him and they took photographs और वो ट्विटर वगैरह पे लगाए। और नरेंद्र मोदी भी, आप मेरे जैसा यूट्यूबर है वो हमारे साथ भी, उनके भी ये यूट्यूब चैनल है, आप जाके देख सकते हैं नरेंद्र मोदी कि उस चैनल पे काफी वो उसके वीडियोस विथ नो कमेंट्री लगे हुए थे खाली, बट दे वर फोटो ऑफ्स के लिए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के द प्रोजेक्शन ये था was, oh, we are interacting with the US more than the real interaction, at least in Bali। समझ रहे ना? अब देखें फिर फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं, फिर ये जो होली की रायमंडो के साथ फोटोग्राफ्स वगैरह। सो देयर इज दिस प्रोजेक्शन दैट वी आर वेरी क्लोज टू द US। So the other countries might take it seriously and say, okay, if they are so close to the US, then dealing with India is like kind of dealing with the US. Whereas when you're dealing with China, you know you're dealing with China. तो ये दिस इज वन लिटिल रिस्क दैट इंडिया इज रनिंग। तो उसमें अगर इंडिया कैन रिमेन इक्वी डिस्टेंस टू चाइना, रशिया और यूएस, दैट इज वेयर उनकी आइडियल पोजीशन तो यही है ना, वो चाहते हैं कि इक्वल डिस्टेंस रहे इन तीनों से, बट दैट इज नॉट विजिबल टू अस। आप फोटोज नहीं देख रहे शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की, राइट? और द ओनली थिंग दैट वी लिसन टू नाउ अबाउट नरेंद्र मोदी एंड पुतिन इज कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, जिसमें जो वेस्ट इज इंटरप्रेटिंग कि इन्होंने डांट दिया पुतिन को। सो इक्वी डिस्टेंस वो चीज जो क्लेम कर रही है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, वो नजर नहीं आ रही। अच्छा डॉक्टर खान, एक सवाल और मेरा ये है कि हम सब जानते हैं कि चाइना और इस्लामिक कंट्रीज को नजदीक लाने में पाकिस्तान की एक अहम भूमिका रही है, एक अहम किरदार रहा है। और अब जो सऊदी और ईरान के बीच में समझौता हुआ है उसके बाद पाकिस्तान ने भी चाइना की काफी तारीफ की और कहा है कि आगे शांति बहाल करने में और इस सब को लेकर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही हैं। तो अभी जो चाइना और पाकिस्तान की जोड़ी है, ये भारत के लिए किस तरह की चुनौतियां खड़ी कर सकती है, क्योंकि मजबूत होती जा रही है जैसा कि अभी दिखाई दे रहा है। देखिए, पाकिस्तान हैज नो रोल टू प्ले इन दिस। आपने इमरान खान ने ट्वीट किया हुआ है कि ओ व्हेन आई वाज प्राइम मिनिस्टर आई वाज आल्सो डूइंग, नहीं, बेकार की बात है। ईरान अभी सैंक्शंस लगाने पे तैयार हो रहा है पाकिस्तान पे, कुछ 20-21 बिलियन डॉलर का, क्योंकि वो पाइपलाइन उन्होंने ख़त्म नहीं की, शुरू भी नहीं की। ईरान हैज़ फिनिश इट्स पार्ट ऑफ इट। सो दे आर कोर्ट में खींचेगा ईरान इनको। तो ये बहुत डरे हुए हैं, दे डोंट नो व्हाट टू डू, बिकॉज देन इफ दे ट्राई टू बिल्ड द पाइपलाइन, पहले तो पैसे नहीं है, पैसे कहाँ से आएंगे? दैट इज उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो पब्लिकली कह रहे हैं, वेयर इज द फंडिंग गोइंग टू कम फॉर दिस? और अगर आ भी जाती है तो दे आर अफ्रेड ऑफ सैंक्शंस फ्रॉम द यूएस। सो ईरान के साथ ये जिस तरह के क्लेम कर रहे हैं दोस्ती, दैट डजंट एग्जिस्ट। काफ़ी दिनों से, खासतौर से जो शिया सुन्नी के झगड़े जो हुए थे पाकिस्तान में, टारगेटेड किलिंग ऑफ शियाज वगैरह, ईरान इज़ वेरी अपसेट with the Pakistani government for not protecting the Shias, और इस तरह के कई इश्यूज हैं ईरान के साथ। दैट्स व्हाई ईरान इज मच क्लोजर टू इंडिया एंड चाइना देन इट इज टू पाकिस्तान। दूसरी चीज़ ये है कि द चाइनीज ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, ये पिछले 3 महीने के अंदर ही हुआ है सारा का सारा चीज़। इट डिड नॉट टेक पाकिस्तान इनटू कॉन्फ्रेंस। क्या शहबाज शरीफ को बुलाते हैं, क्या आइए आप बिकम ए नेगोशिएटर? वो आते हैं वहाँ पैसे मांगना शुरू कर देते हैं, वो सबसे he would probably ask money of all the 3 countries। Saudis are please हमको पैसे दे। So लोग एक होता है ना, एक होता है जैसे ग्रुप में एक फ्रेंड होता है जो हमेशा उधार मांगता रहता है, जब वो आता है तो लोगों को लगता है कि ये उधार तो नहीं मांगेगा, पाकिस्तान वही वाला दोस्त है। रंग दे बसंती नाम का एक मूवी था, जी। वो याद है? वो जो रेडियो होस्ट होता है, ही इज द गाय, राइट? वो हमेशा पैसे लेते रहता है वो सिंगानिया से। तो इट विल बी लाइक दैट कि वही वो, आई एम नॉट श्योर कि पाकिस्तान could potentially have done this, but Pakistan has never played। देखिए, पाकिस्तान हैज नॉट स्टेट्समैन का रोल अदा नहीं किया। पाकिस्तान हैज ऑलवेज सक्ड अप
countries or try to get help from them. या help भी किया है तो one on one. Like for example, कई अल्जीरिया को ले लें आप, अल्जीरिया के प्रॉब्लम्स, अल्जीरिया इतना आइसोलेटेड है, अल्जीरिया के मोरक्को के साथ टेंशन्स हैं. Do you see Pakistan playing a role कि मैं मुस्लिम कंट्री हूँ, OIC हूँ, I will come and help you negotiate? उनकी बात ही नहीं करते. As if those other countries don't exist. उनको सिर्फ they just want those countries to come and say something about Kashmir in the UN and that's all they want. तो पाकिस्तान हैज नॉट शोन एनी लीडरशिप. जो पैलेस्टीनियन मसले को ले लें, मुझे बताएं कि पाकिस्तान ने पिछले 70 साल में क्या किया है? कुछ भी नहीं फलस्तीनियों के लिए, राइट? दे कुड हैव हेल्प्ड देम इन मेनी वेज, दे डोंट. So I don't think that even the Muslim world, when they look at Pakistan, yes, मतलब for some time Erdogan उनको, इमरान खान को एज ए पार्टनर देख रहा था to fight Islamophobia, but for other issues they don't look to Pakistan as a solution. In fact, जो नॉन रिलीजियस इश्यूज ले लें, नॉन जियो पोलिटिकल इश्यूज, इकोनॉमिक सॉल्यूशंस चाहिए उनको, टीचर, मुस्लिम कंट्रीज लुक टू इंडिया मोर देन दे लुक टू पाकिस्तान फॉर हेल्प. और इंडिया करता भी है इनको. आप देखें ये टर्की की मदद, इंडिया वाज देयर बिफोर पाकिस्तान, राइट? पाकिस्तान का तो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि जो एड पाकिस्तान को पाकिस्तान ने मिली तो एयरस्पेस में दिया इंडियन जो जेट्स कहते हैं उनके लिए, वो रीगिफ्टिंग कर दी ना उन्होंने. आई मीन एक्यूजेशन के शायद वो फिर से वो जो फ्लड्स के लिए जो टर्की भेजा था वही चीजें पैक करके उन्होंने वापस भेज दी. आई मीन दैट इज नॉट, दैट्स प्रोबब्ली नॉट ट्रू, बट ईद दिवाली पे होता है ना, जब आ जाते हैं तो वही इधर उधर चला देते हैं. yeah, so something like that, right? So I'm not sure if Pakistan had any role to play in this, or will have any role to play going forward. क्योंकि मिडिल ईस्ट की जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें, बिकॉज आप यूएस के क्लाइंट है एंड दैट इज यूएस टेरिटरी, आई थिंक मतलब आई डोंट थिंक दैट पाकिस्तान हैज प्लेड एनी रोल दैट आई कैन रिमेंबर. मतलब वो दूसरी किस्म के रोल्स थे. आपके सुनने वालों को मैं बताऊं कि 1958 में जियाउल हक वाज पोस्टेड इन रियाद पाकिस्तान की फौज के साथ, और देयर वाज पैलेस्टीनियन PLO यानी अरफात और जो जॉर्डन के किंग हुसैन के बीच में मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हुआ. तो पाकिस्तानी आर्मी अंडर जियाउल हक वेंट इनटू जॉर्डन एंड किल्ड hundreds and hundreds of Palestinians. तो ये सारी दुनिया भूल जाती है. I don't know why. So Pakistan is not a major player in the Middle East. I'm sorry to say. हाँ, ये बात है कि बहुत सारे पाकिस्तानी आके काम जरूर करते हैं गल्फ में, and there are trading relations, और 5-10 साल पहले थोड़ा बहुत ज्यादा कोऑपरेशन था. स्ट्रेटेजिकली अगर कुछ खास कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान का देखते नहीं. एक सवाल मेरा आपसे, एक लास्ट क्वेश्चन है ये कि हम अगर देखें सऊदी और अगर ईरान के जो रिश्ते बेहतर हो रहे हैं उसमें हम चाइना के संबंध, रिश्ते उनसे बेहतर बनते हुए नजर आ रहे हैं, और जो पाकिस्तान की जो भूमिका या पाकिस्तान का रोल हम देखें तो वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है. या फिर हम ये कहें कि अभी चाइना और हम सऊदी और पाकिस्तान ईरान के रिश्तों को थोड़ा और टाइम देना चाहिए, ये सब कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी. मतलब इट इज क्वाइट पॉसिबल कि 1-2 महीने या 6-7 महीने के अंदर दे कुड बी बैक टू ब्रेकिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस. अब ए सिमिलर काइंड ऑफ टेंशंस आप इजिप्ट और टर्की के बीच में देखते हैं, राइट? टर्की ने एम्बेसीज मतलब एम्बेसडर्स विड्रॉ कर लिए थे. दे बिकेम वेरी हॉस्टाइल आफ्टर जो मुस्लिम ब्रदरहुड की गवर्नमेंट को जो 2012-13 में जो सीसी साहब ने निकाल दिया था. So the thing is कि एक बार ये बदमज़गी आ जाती है ना रिश्तों में, तो उतने आसानी से नहीं बनती, खासतौर से इफ यू आर वेरी सस्पिशियस ऑफ द अदर साइड. तो ये सस्पिशन इज ऑल्सो. और मैं आपको बताऊं कि ये जो बाहर से जो शिया सुन्नी के जो बातें कर रहे हैं, इट इज नॉट दैट बिग एन इशू. ये शिया, दैट इज एन इशू बट इट इज नॉट द डोमिनेंट इशू. ये नहीं कि वो 1000 साल से झगड़े कर रहे हैं, यू नो. सो दिस अजम्पशन के शिया सुन्नी के झगड़े हजारों साल से चल रहे हैं, दैट इज नॉट वेरी ट्रू. फॉर अ लॉन्ग टाइम इराक वाज एन एलाई ऑफ the Arab world, Saudi Arabia. अब Iraq is like now a satellite state बन गया है ईरान का, thanks to Americans really. But तो मुझे लगता है कि we should give it time and see, क्योंकि
JCPOA भी नहीं साइन कर चुका है द US, सो ईरान के ऊपर अभी भी सैंक्शंस होंगे. The real test will be when those two countries start investing in each other. अभी the nature of उनकी जिस तरह की economies है, there is nothing that Saudi Arabia has that Iran doesn't have. And vice versa. Like ईरान से क्या खरीदेंगे? ठीक है, कारपेट्स खरीदेंगे और टूरिज्म बढ़ सकता है from Iran to Saudi Arabia. Lekin for Saudi Arabia, what is there? It's like it can potentially be like the next Turkey, right? Low level pay Saudi businessmen can go buy hotels in Iran and invest in some kind of tourism, छोटे छोटे businesses. उस तरह की चीजों में कर सकते हैं, but on a big level जैसा सऊदी चाइना की पार्टनरशिप हो रही है ना, billions of dollars का investments, उस तरह का I'm not sure at the moment that there seems to be something, but उस तरह के रिलेशंस बढ़ने के लिए they'll have to trust each other, so they have to find. और मैं आपको ये गारंटी से कहता हूँ कि वेस्टर्न ममालिक will on a daily basis कोशिश करेंगे कि इन दोनों को बीच में फिर से टेंशन, जब दोनों में टेंशन होता है तो इजराइल का फायदा होता है. और बाइडेन का जो रिएक्शन था when he was asked के what is your reaction to this deal, तो उन्होंने कहा कि अरबों की तरक्की सिर्फ उसमें है कि वो इजराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें. सो बेसिकली अमेरिका का एक ही मकसद है कि इजराइल को डोमिनेंस, इजराइल की सेफ्टी, इजराइल की सिक्योरिटी और फ़लस्तीनियों के मसले को ख़त्म कर दें पूरी तरह से. सो दे आर नॉट गोइंग टू बी हैप्पी विथ व्हाट हैज हैपेंड. सऊदी अरब, बिटवीन सऊदी अरब. बिल्कुल. और अभी जैसा कि एक्सपर्ट्स का दावा है कि अभी सऊदी और ईरान के रिश्तों को लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरह का पास्ट रहा है उसको लेकर किसी भी नतीजे पे पहुंचना अभी कुछ कहा नहीं जा सकता. थोड़ा समय देना होगा कि आखिर इनके बीच में आके किस तरह के रिश्ते बनते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खान आपका, आप चर्चा में जुड़े और आपने इस पूरे सब्जेक्ट पर काफी खुलकर बात की. थैंक यू वेरी मच अम्बर जी. आपके सुनने वालों को मेरा नमस्कार. जय हिंद.